हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया स्टिमुलस, स्टिमुलस, और जो स्टिमुलस है इसको रिएक्शन जो होगा स्टिमुलस का, प्लांट का जो रिएक्शन है स्टिमुलस के अगेंस्ट, उसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स, उसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स प्लांट्स के अंदर जो पार्ट स्टिमुलस को लेगा उसको हम कहते हैं, उस प्लांट को हम कहते, उस पार्ट को हम कहते हैं परसेप्टिव ऑर्गन। जो प्लांट है उसमें स्टिमुलस कोई भी पार्ट ले सकता है और उसका जो रिस्पॉन्स है वो कोई दूसरा पार्ट दे सकता है। तो वो पार्ट, वो ऑर्गन प्लांट का जो कि स्टिमुलस को लेगा, उस ऑर्गन को हम कहते हैं परसेप्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं? परसेप्टिव ऑर्गन। और वो प्लांट पार्ट, वो ऑर्गन जो कि इस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेगा और मूवमेंट शो करेगा, उस ऑर्गन को हम कहते हैं सेंसिटिव, उस ऑर्गन को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव ऑर्गन, रिस्पॉन्सिव ऑर्गन। ठीक है, परसेप्टिव ऑर्गन और रिस्पॉन्सिव ऑर्गन अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने स्टिमुलस लिया वो स्टिमुलस को ट्रांसफर करेगा टू रिस्पॉन्सिव ऑर्गन, जहां पे की विजिबल मूवमेंट दिखेगी, जहां पे की विजिबल मूवमेंट दिखेगी। अब ये जो स्टिमुलस है ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से एनवायरमेंटल स्टिमुलस हो सकता है, और इंटरनल मतलब विद इन प्रोटोप्लाज्म वो स्टिमुलस बिल्डअप हो। ठीक है, इसी तरह से जो एक्सटर्नल वाले हैं वो क्या हो सकते हैं? स्टिमुलस मैकेनिकल हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं। एनवायरमेंटल में क्या होगा? लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर। इसके अलावा मैकेनिकल क्या हो गया? टच। तो स्टिमुलस जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? मैकेनिकल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल हो सकते हैं। मैकेनिकल मतलब टच हो गया, एनवायरमेंटल मतलब टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटेशनल स्टिमुलस मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की वो हो सकती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब एक स्टिमुलस जो है वो एक ऑर्गन पे एक मिनिमम टाइम के लिए एक्सपोज होना चाहिए। जैसे कोई भी स्टिमुलस है वो परसेप्टिव ऑर्गन को कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए, मिनिमम टाइम के लिए मिलना चाहिए। जब तक वो मिनिमम टाइम के लिए उसको नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स नहीं होगा, वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो वो जो मिनिमम टाइम है जो कि एक स्टिमुलस के लिए चाहिए, उस टाइम को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन टाइम, प्रेजेंटेशन टाइम। प्रेजेंटेशन टाइम क्या हो गया? वो मिनिमम टाइम जो कि एक स्टिमुलस के एक्सपोजर के लिए एक ऑर्गन को चाहिए। कौन से ऑर्गन को? परसेप्टिव ऑर्गन को, ताकि विजिबल रिस्पॉन्स उसका हो जाए। ठीक है, अब इसने स्टिमुलस किसने लिया? परसेप्टिव ऑर्गन ने। परसेप्टिव ऑर्गन ने उस स्टिमुलस को भेजा कहाँ पे? रिस्पॉन्सिव ऑर्गन को। ठीक है, तो वो टाइम जो कि एक परसेप्टिव ऑर्गन से रिस्पॉन्सिव ऑर्गन तक पहुंचने के लिए जो टाइम चाहिए, उस टाइम को कहते हैं कंडक्शन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम, ट्रांसमिशन टाइम। समझ में आया? पहला कौन सा टाइम हो गया? स्टिमुलस का एक्सपोजर कितने टाइम के लिए चाहिए जिसमें कि रिस्पॉन्स हो। ठीक है, उसने ले लिया, लेने के बाद उसको भेजा रिस्पॉन्सिव ऑर्गन पे। रिस्पॉन्सिव ऑर्गन पे वो भेजने का जो टाइम है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन टाइम और कंडक्शन टाइम। ठीक है, अब ये कंडक्शन टाइम हो गया। अब इस रिस्पॉन्सिव ऑर्गन के पास ये स्टिमुलस
बाद इसको एक टाइम चाहिए फॉर एक्साइटेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। रिएक्शन करने के लिए इसको टाइम चाहिए। वो जो टाइम ये लेगा रिएक्शन करने के लिए, जो टाइम लेगा जिसमें कि इसका विजिबल मूवमेंट हमें दिखे, उस टाइम को हम कहते हैं कन्वर्जन टाइम। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन टाइम। कन्वर्जन टाइम। किसी भी मूवमेंट के लिए सबसे पहली क्या चीज इंपॉर्टेंट है? स्टिमुलस। उस स्टिमुलस का एक्सपोजर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है तो कम टाइम चाहिएगा, अगर वीक स्टिमुलस है तो वो टाइम बढ़ जाएगा। ये तो समझ में आ गई। जैसे अगर टच का है, अगर वो टच बहुत स्लो है तो वो रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगाएगा। अगर बहुत फास्ट मैकेनिकल जो उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है वो ज़्यादा है तो रिस्पॉन्स भी इमीडिएट हो जाएगा। तो ये पहला टाइम स्टिमुलस लेने का टाइम, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन टाइम। उसको पास ओवर करने के लिए रिस्पॉन्सिव ऑर्गन तक, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन टाइम। और रिस्पॉन्सिव ऑर्गन का रिएक्शन करके विजिबल चेंज दिखाने के टाइम को हम कहते हैं कन्वर्जन टाइम। और इस टोटल टाइम को कहाँ से? स्टिमुलस दिया और विजिबल चेंज हमें मिला, इस टोटल टाइम को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या हो गया? रिएक्शन टाइम किसके बराबर हो गया? प्रेजेंटेशन टाइम प्लस ट्रांसमिशन टाइम प्लस कन्वर्जन टाइम। ये समझ में आया आपको? रिएक्शन टाइम को हम लेटेंट टाइम भी बोलते हैं, इसको हम लेटेंट टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? स्टिमुलस का समझ में आया? ठीक है। अब जो मूवमेंट्स हैं प्लांट्स में वो इंटरनल फैक्टर से भी हो सकती है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से भी हो सकती है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं, और इंटरनल प्रोटोप्लाज्मिक चेंजेस से भी वो मतलब जो चेंज है वो इंटरनल बिल्डअप भी हो सकता है और एक्सटर्नल स्टिमुलस से भी हो सकता है। तो जो इंटरनल फैक्टर्स से जो मूवमेंट होता है उन मूवमेंट्स को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। ऑटो मतलब सेल्फ। वो जो फैक्टर्स हैं जो कि मूवमेंट करेंगे वो कहाँ बिल्डअप हुए? वो बिल्डअप हुए प्लांट के अंदर, उसके सेल्स में। दूसरा मूवमेंट किसकी वजह से है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से। तो जो फैक्टर्स हैं दे आर एक्सटर्नल, उनकी वजह से वो मूवमेंट है। उन मूवमेंट्स को हम कहते हैं पैराटॉनिक मूवमेंट्स। ये दोनों मूवमेंट समझ में आई? ऑटोनॉमिक मतलब इंटरनल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, पैराटॉनिक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट। अगर अब हम क्लासिफिकेशन देखें प्लांट मूवमेंट्स की, प्लांट मूवमेंट समझ में आ गए, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स। अब आ गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। क्या क्या मूवमेंट जो है वो प्लांट्स में होती है? मेनली दो टाइप की मूवमेंट्स प्लांट्स में होती हैं। एक होती है फिजिकल मूवमेंट्स एंड अनदर इज वाइटल मूवमेंट्स। फिजिकल मूवमेंट्स एंड वाइटल मूवमेंट्स, प्लांट मूवमेंट्स। एक बार हम टेबल बनाए इसका, प्लांट मूवमेंट्स। ठीक है, दो मेन आ गई इसमें, फिजिकल एंड सेकेंड इज वाइटल। फिजिकल जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पार्ट्स के फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? चेंज इन वाटर, मैकेनिकल चेंजेस, प्रेशर, टेंशन, इसकी वजह से। ठीक है, वाटर चेंजेस से, हाइग्रोस्कोपिसिटी जिसको हम बोलते हैं, या वाटर के कोहेजन से जो चेंजेस हो रही हैं, या कुछ मैकेनिकल टेंशन्स अगर प्लांट्स में हो रही है, ये लिविंग सेल्स भी इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी, दोनों पार्ट, लिविंग और नॉन लिविंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज फिजिकल चेंजेस। और वाइटल जो है दे आर ऑलवेज in this only living cells are involved, living parts are involved। तो मेन जो मूवमेंट्स हैं वो है वाइटल मूवमेंट।
फिजिकल मूवमेंट्स क्या हो गई, जैसे पहले है हाइग्रोस्कोपिसिटी, ठीक है। इसमें क्या हो गया, चेंज इन वाटर, चेंज इन वाटर दो टाइप की हो सकती है। अगर वाटर लॉस हुआ तो क्या होगा, श्रिंकेज होगा, श्रिंक होंगे। अगर वाटर गेन किया तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी। तो जैसे इलेटर्स आपने पढ़े हैं, या आपने फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम पढ़ा है ना, फ्यूनेरिया कैप्सूल में टीथ वो या तो इनवर्ड होते हैं या आउटवर्ड होते हैं। अगर वो वाटर लॉस होता है तो वो खुल जाते हैं, और वाटर गेन होता है तो वो अंदर की तरफ आके उसको बंद कर देते हैं। तो स्पोर डिस्पर्सल है, ठीक है। इलेटर्स की जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है वाटर एब्जॉर्प्शन या वाटर रिटेंशन या वाटर लॉस पे। तो ऐसी चेंजेस इसमें हमारा लिविंग सेल भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो ये भी मूवमेंट है ना, मूवमेंट मतलब हलचल, गति, तो ये भी मूवमेंट है। प्लांट के ऑर्गन्स में मूवमेंट है तो हाइग्रोस्कोपिसिटी है। उसके बाद दूसरा मूवमेंट इसमें हो सकता है फिजिकल में, पहले इसलिए समझा रही हूँ, बाकी डिटेल हम बोलेंगे। दूसरा इसमें हो सकता है वाटर कोहेजन वाला। वाटर कोहेजन में जैसे एन्युलस विंग हमने पढ़ी है, ये सेल्स होते हैं, इसमें इंटरनल और रेडियल वॉल्स। एन्युलस विंग हमने पढ़ी है ना कई जगह, एन्युलस, इसमें क्या होता है, ये इंटरनल और ये रेडियल वॉल जो है ये थिक होती है, ये थिन होती है। जैसे ही वाटर लॉस हुआ, प्रेशर इस वॉल पे आया, तो ये जो प्रेशर है ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे ये थिकनिंग्स नहीं है, और हमारा स्पोरेंजिया या जहाँ पे भी ये एन्युलस विंग है वो खुल जाएगी और स्पोर मास बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप, इसमें है वाटर कोहेजन, ठीक है। समझ में आ रहा है फिजिकल मूवमेंट्स सब खुलने वाली। और थर्ड आ गया एक्सप्लोसिव, मैकेनिकल टेंशन। थर्ड टाइप क्या है, मैकेनिकल टेंशन। फिजिकल मूवमेंट्स इसमें क्या हो रहा है, वाटर चेंजेस, वाटर की कोहेजन जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से, या कोई भी मैकेनिकल टेंशन जो वहां पे बिल्डअप हो रहा है उसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हो गया। किसका एक्सप्लोजन हो गया, जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट का एक्सप्लोजन हुआ और सीड्स बाहर आ गए, होता है ना ऐसा। तो ये सब जो चेंजेस है ना, इनको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, फिजिकल मूवमेंट्स। समझ में आ गया, फिजिकल मूवमेंट्स कौन कौन सी हो गई, हाइड्रोस्कोपिसिटी, वाटर कोहेजन एंड मैकेनिकल टेंशन। जिसकी वजह से जैसे एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स हो जाते हैं ना, एकदम से खुला फटा फ्रूट और उसमें बाहर हमारे बीज आ गए या स्पोर्स बाहर आ गया। तो ये आ गया फिजिकल मूवमेंट्स। अब आ गया मेन हमारा वाइटल मूवमेंट्स। दो टाइप की हैं वाइटल मूवमेंट्स, कौन कौन सी हैं। पहली टाइप जो है वो है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और दूसरी है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड सेकेंड इज मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। अब इसमें क्या फर्क है, मैंने आपसे कहा मूवमेंट जो है वो हर टाइप की हो सकती है। एक प्लांट यहाँ से यहाँ तक मूव हो सकता है, अपनी जगह को छोड़ देता है, और दूसरी मूवमेंट होती है अपनी जगह को बिना छोड़े वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे वो जगह को छोड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह को जा रहा है, उसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। इसमें प्लांट का पूरी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है और इसमें केवल कुछ ऑर्गन्स का मूवमेंट है। मेन जो प्लांट है वो फिक्स्ड है। इसका समझ में आया, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, ये फिर दो टाइप की हो सकती है। मैंने अभी आपको समझाया, ऑटोनॉमिक एंड पैराटॉनिक। मतलब जो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन है वो किसकी वजह से है, वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से है या आउटर फैक्टर्स की वजह से है। तो अगर इंटरनल फैक्टर की वजह से है तो हम इसे कहेंगे ऑटोनॉमिक, और अगर वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से है तो हम इसे कहेंगे पैराटॉनिक। इतना समझ में आया। अब जो ये मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, ये फिर दो टाइप्स की है, ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट्स
ग्रोथ मूवमेंट का मतलब है कि जो चेंज है, जो मूवमेंट है वो परमानेंट टाइप की है। मूवमेंट जो है इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब एक बार हो गई तो वो रिवर्स नहीं होगी, वो परमानेंट चेंज है। और वेरिएशन मूवमेंट में वो वापस रिवर्स हो जाएगी, वो परमानेंट चेंज नहीं है, वो टेम्पररी चेंज है। ग्रोथ मूवमेंट इसमें भी दोनों हो सकते हैं, ऑटोनॉमिक, पैराटॉनिक, क्योंकि जो स्टिमुलस जो फैक्टर्स हैं जो उसको कॉज कर रहे हैं वो इनबिल्ट हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो दे आर अगेन ऑटोनॉमिक एंड पैराटॉनिक। इसी तरह से वेरिएशन मूवमेंट जो है दे कैन बी ऑटोनॉमिक और पैराटॉनिक। इतना समझ में आया? ठीक है। अब जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं वो तो हो गई विद इन, एक बार चेक कर लेना श्वेता बीच में, ठीक है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जो हैं उसका मतलब इनबिल्ट। जो पैराटॉनिक मूवमेंट्स हैं ये 3 टाइप की होती हैं। एक होती है लोकोमोशन मूवमेंट वाली, दूसरी है कर्वेचर में ग्रोथ मूवमेंट और वेरिएशन मूवमेंट। ठीक है। जो यहाँ पे मूवमेंट है इसको हम कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं? ग्रोथ नहीं, दिस वन, ये यहाँ टैक्टिक मूवमेंट्स। टैक्टिक मूवमेंट जो ग्रोथ मूवमेंट्स है इसमें हम इसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और जो थर्ड टाइप है इसको हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है। ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं इसमें जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल स्टिमुलस मैंने आपको बताया क्या होता है, मैकेनिकल हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। ये सब के सब जो है लोकलाइज्ड हैं। लोकल ऑर्गन मतलब बिल्कुल डायरेक्शनल स्टिमुलस है, डायरेक्शनल स्टिमुलस है। और यहाँ जो स्टिमुलस है वही स्टिमुलस है एक्सटर्नल, लेकिन यहाँ पे वो डिफ्यूज है। डिफ्यूज मतलब किसी भी पार्ट पे वो कैसे भी किसी भी डायरेक्शन से वो एक्सपोज हो उसका रिस्पॉन्स आएगा। और यहाँ पे वो जिस ऑर्गन पे जिस डायरेक्शन से वो आ रहा है स्टिमुलस, उसी डायरेक्शन में वो अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा। ठीक है। और ये आ गया टैक्टिक मूवमेंट्स। टैक्टिक मूवमेंट्स तो हो गया लोकोमोटरी मूवमेंट्स। ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक जो है ये भी 2-3 टाइप्स की हैं। जैसे फर्स्ट वन इज ड्यू टू सीलिया, सेकेंड इज ड्यू टू सीलोपोडिया, इसको हम कहेंगे एमीबॉइड। ठीक है। थर्ड इज ग्लाइडिंग मूवमेंट्स भी हो सकता है, ग्लाइडिंग। ठीक है। और इसमें साइक्लोसिस भी हो सकता है, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या हो सकता है इसमें? साइक्लोसिस। अब तो फटाफट समझ लेते हैं हम। सीलिया, ठीक है, सीलिया या फ्लैचुला, हमें पता है क्लामाइडोमोनास है या कोई भी ऐसे जो कुछ हमारे लोअर प्लांट्स हैं जिनमें फ्लैचुला होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ वो मूव होते हैं, तो वो हो गया पहला मूवमेंट हमारा सीलरी मूवमेंट। सेकेंड इज एमीबॉइड मूवमेंट। कई बार कई डेस्मिड्स जो हैं हमारे डाइएटम्स जो हैं लोअर एल्गी जो है ये क्या कहती हैं, सीडोपोडिया बनाती है। जैसे एमीबा बनाता है ऐसे सीडोपोडिया बनाती हैं, तो ये इनको हम कहते हैं एमीबॉइड मूवमेंट। थर्ड इज ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स हमने ऑसिलेटोरिया में देखा था। ऑसिलेटोरिया जो है उसमें ग्लाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हमने पढ़ी थी ना, उसमें ऑसिलेशंस भी होते हैं, इसीलिए हमने उसका नाम ऑसिलेटोरिया रखा है, क्योंकि उसके अंदर ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होते हैं। इसी तरह से उसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट्स भी होते हैं। तो वो जब सब मूवमेंट्स है ना वो आ गए इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, वो भी छोटे छोटे सीलिया की वजह से होता है। और लास्ट वाले साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म घूमता है, 2 टाइप की होती है ये मूवमेंट्स भी। साइक्लोसिस क्या क्या याद है? एक तो होता है जिसमें पूरा साइटोप्लाज्म एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। दूसरा जितने वैक्यूल्स हैं
एक तो हो गया रोटेशन, है ना, और दूसरा क्या हो गया इसमें, जिसमें कि वो एक एक वैक्यूल के आगे पीछे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो ये तो हो गए हमारे ऑटोनॉमिक। दूसरा आ गया टैक्टिक मूवमेंट्स। टैक्टिक मूवमेंट्स मतलब पैराटोनिक मूवमेंट्स। अब टैक्टिक है तो हम इसका नाम में टैक्टिक लगा देंगे। देखो कितना इजी है लर्न करना। अगर वो रिस्पॉन्स मतलब स्टिमुलस हमारा लाइट है तो हम इसे कहेंगे फोटोटैक्टिक। क्या कहेंगे? फोटोटैक्टिक। अगर केमिकल है तो हम इसे कहेंगे कीमोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक। और अगर टेम्परेचर है तो हम इसे कह देंगे थर्मोटैक्टिक। क्या कह देंगे? थर्मोटैक्टिक। तो ये जो पैराटोनिक मूवमेंट्स है, जो टैक्टिक मूवमेंट्स है, कितने टाइप की हो गई? फोटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक एंड थर्मोटैक्टिक। फोटोटैक्टिक मतलब स्टिमुलस क्या है? लाइट। कीमोटैक्टिक केमिकल्स, थर्मोटैक्टिक टेम्परेचर। ठीक है, ये भी हम फटाफट समझ लेते हैं। फोटोटैक्टिक लाइट का रिस्पॉन्स, जैसे क्लेमाइडोमोनास है जिनमें फ्लैचुला होता है, ये क्या करते हैं? ये एक लो इंटेंस लाइट की तरफ मूव होते हैं। जैसे हमने ग्लास जार लिया, ठीक है, इसमें क्या फर्क था? इसमें वो अपने आप मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे वो मूवमेंट कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। हमने एक ग्लास जार लिया, उसमें हमने क्लेमाइडोमोनास डाले, तो हमने लाइट एक डायरेक्शन से हमने लाइट दी। जैसे ही हमने लाइट दी, जो क्लेमाइडोमोनास है वो उस तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे वो लाइट इंटेंसिटी ज्यादा की, हमने लाइट इंटेंसिटी ज्यादा की, वो उससे दूर जाने लग जाएंगे। आई स्पॉट होता है ना वहां पे, वो आई स्पॉट जो है वो सेंसिटिव है, वो उसकी मूवमेंट को पॉज करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है किस स्टिमुलस को? लाइट को। आया समझ में? दिस इज फोटोटैक्टिक। अब कीमोटैक्टिक मूवमेंट क्या हो गई? केमिकल के रिस्पॉन्स में। अब आपको मालूम है पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब मूव करती है कहाँ तक? ओव्यूल तक। ओव्यूल में एग तक, वहां पे वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट काम में आई है। इसी तरह से एंथ्रोजोइड्स हमने देखा ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में, वो कैसे पहुंचते हैं? वो पहुंचते हैं आर्किगोनिया की टिप पे, क्योंकि आर्किगोनिया कुछ ऊज आउट करता है, किसी में वो सुक्रोज ऊज आउट करता है, किसी में वो मैलिक एसिड ऊज आउट करता है, किसी में वो कार्बोहाइड्रेट्स ऊज आउट करता है, किसी में वो प्रोटीन ऊज आउट करता है, अलग अलग में अलग अलग। तो मोस्टली मैलिक एसिड, उसके रिस्पॉन्स में, वो स्टिमुलस है, वो अट्रैक्ट करता है उनको, तो वो मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? उस मैलिक एसिड की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट किसका हो रहा है? एंथ्रोजोइड्स का। तो लोकोमोटरी मूवमेंट हो गई, उसने अपनी जगह छोड़ी और वहां तक पहुंचा। समझ में आया? तो ये टैक्टिक मूवमेंट मतलब लोकोमोटरी मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बेसिस पे हमने कहा फोटोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक समझ में आ गया, पोलर ट्यूब्स का मूवमेंट या एंथ्रोजोइड्स का मूवमेंट। थर्ड इज थर्मोटैक्टिक, टेम्परेचर। इसमें भी हमने ये देखा कि जैसे अगर हमने क्लेमाइडोमोनास लिए और एक साइड से हमने जाल में लो टेम्परेचर देना शुरू किया, जो ये है ना हमारे लोअर जो एल्गी है, ये ना ज़्यादा कोल्ड वाटर में जाते हैं ना ज़्यादा हॉट वाटर में जाते हैं। मिनिमम जो टेम्परेचर है, जैसे हम है, हमें भी वही मौसम अच्छा लगता है ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, तो हम उसी जगह रहना पसंद करेंगे जहाँ पे कि हमारे ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसी तरह से तो ये हमारे लोअर एल्गी हैं जिनके पास फ्लैचुला है, जो लोकोमोटिव मूवमेंट शो करते हैं, ये अपने हिसाब से वहाँ मूव हो जाते हैं जहाँ पे इनके हिसाब से टेम्परेचर है। अगर हमने टेम्परेचर देना शुरू किया तो इनको अच्छा लगता है कोजी, लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर हाई होता है तो ये वहाँ से दूर जाने लग जाते हैं। समझ में आया? सो दीज आर पैराटोनिक और टैक्टिक मूवमेंट्स। किसकी? मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। समझ में आया? बहुत जल्दी से मैंने समझाया ये मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। इसमें कोई डाउट नहीं? आगे सबको समझ में? अब आ गया मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। इसमें पहला है ग्रोथ मूवमेंट, जिसमें मैंने आपको कहा कि द मूवमेंट इज ऑफ परमानेंट टाइप। द मूवमेंट इज ऑफ परमानेंट टाइप। अब इसमें मूवमेंट जो परमानेंट टाइप है, पहले हम इसकी टाइप लिख लेते हैं। इसमें ऑटोनॉमिक जो है, इसको मैं मिटा दूं यहाँ से, लिख लिया आपने? ऑटोनॉमिक मूवमेंट।
ये दो टाइप की है, नास्टिक मूवमेंट्स एंड न्यूटेशनल मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट एंड न्यूटेशनल, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ग्रोथ मूवमेंट है तो मूवमेंट इज ऑफ परमानेंट टाइप, जो भी मूवमेंट हुई है वो इरिवर्सिबल है। सेकंड, वो ऑटोनॉमिक है। ऑटोनॉमिक मतलब जो फैक्टर्स हैं जो कॉज कर रहे हैं वो इंटरनल फैक्टर्स हैं। ये दो टाइप की है, नास्टिक एंड न्यूटेशनल। ये मैं अभी आगे आपको समझा दूंगी, पहले हम इसकी टाइप्स करके फिर ये टेबल अपना कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा आपका आ गया पैराटोनिक, मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट। ये इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई अब यहाँ कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले लाइट से क्या हो गया बताओगा, नाम बताओ, क्या नाम होगा लाइट से? फोटोट्रॉपिक नाम सुना है, प्रैक्टिकल किया हमने फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया फोटोट्रॉपिक, फिर हमने एक और प्रैक्टिकल किया था कीमोट्रॉपिक, ठीक है। और हाँ, जियोट्रॉपिक का नहीं किया हमने, भूल गए? जियोट्रॉपिक का हमने प्रैक्टिकल किया है ना, क्लिनोस्टैट। फिर पानी के रिस्पॉन्स में भी मूवमेंट होता है, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोट्रॉपिक। फिर थिग्मोट्रॉपिक और कीमोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक और थिग्मोट्रॉपिक और लास्ट वन इज क्या बताया मैंने? कीमो। फिफ्थ वन इज कीमोट्रॉपिक। ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स कौन कौन से हो गए? फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिक एंड कीमोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स स्टिमुलस क्या है? लाइट। जियोट्रॉपिक स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाइड्रोट्रॉपिक स्टिमुलस क्या है? वाटर। थिग्मोट्रॉपिक क्या स्टिमुलस है? टच। थिग्मो मतलब टच, एंड कीमोट्रॉपिक केमिकल। सबके एग्जांपल को डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया वेरिएशन मूवमेंट्स। वेरिएशन मूवमेंट्स जहाँ पे कि चेंज जो है वो परमानेंट नहीं है। तो इसमें कौन सी हो गई? ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक नास्टिक मूवमेंट। अब इसमें नास्टिक मूवमेंट जो है, ऑटोनॉमिक में कोई टाइप्स नहीं है, नास्टिक मूवमेंट्स हैं, तो इसमें निक्टिनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक एंड थिग्मोनेस्टिक। निक्टिनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक एंड थिग्मोनेस्टिक। निक्टिनेस्टिक क्या हो गया? दिन और रात, डे एंड नाइट वाली जो चेंजेस होती है ना स्टिमुलस, ठीक है। सिस्मोनेस्टिक शॉक, कोई भी चेंज जो हो एनवायरनमेंट में वो शॉक कॉज करेगी, वो शॉक। थर्ड इज थिग्मोनेस्टिक मतलब टच। लेकिन यहाँ जो चेंजेस होंगे वो डिफ्यूज है, एक तो स्टिमुलस किसी भी पार्ट में लोकलाइज नहीं है, किसी भी पार्ट में, जैसे मैंने वहाँ बताया था आपको परसेप्टिव और रिस्पॉन्सिव ऑर्गन्स, यहाँ पे ओवरऑल है, डिफ्यूज है। दूसरा यहाँ पे चेंज इज नॉट परमानेंट, रिवर्सिबल चेंज। कितना समझ में आ गया सबको? टाइप समझ में आ गए? लोकोमोशन वाली मैंने आपको डिटेल बता दी, ठीक है। इसमें किसी को कोई पूछना है कुछ? अब हम समझते हैं कौन सी? मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट एंड न्यूटेशनल मूवमेंट्स। रब कर दूं इसको? यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये हमने समझ लिया टैक्टिक मूवमेंट
स्टूडेंट्स और ऑटोनॉमस